क्या कोई बॉम्ब बिना धमाके के पूरे शहर की बिजली बंद कर सकता है? चाइना के नए 3D वीडियो में दिखाया ऐसा ही ब्लैकआउट बॉम्ब जो सिर्फ ग्रेफाइट फैलाकर पूरे पावर ग्रिड को फेल कर देता है। 1999 में नाटो ने सर्बिया पर इसका इस्तेमाल किया था और अब सवाल है क्या ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तक पहुंच सकती है, और अगर हाँ तो इंडिया के पावर ग्रिड को कैसे बचाया जाए। वेलकम टू सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल जिसे आप सिर्फ सुनकर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स बिगिन। तो ये जो ब्लैकआउट बॉम्ब की बात हो रही है, जिसे ग्रेफाइट बॉम्ब या सॉफ्ट बॉम्ब भी कहते हैं, ये दरअसल पारंपरिक बमों से काफी अलग है। इसका मेन पर्पस धमाका करना नहीं है, बल्कि दुश्मन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब बिजली के पूरे सिस्टम को बिना ज्यादा फिजिकल डैमेज किए ठप कर देना है। इसे नॉन काइनेटिक वेपन कहते हैं। मतलब ये सीधे तौर पर काइनेटिक एनर्जी या विस्फोट से नुकसान नहीं पहुंचाता। इंटरेस्टिंग। तो ये नॉन काइनेटिक वेपन बिना धमाके के काम कैसे करता है फिर? ये ग्रेफाइट कैसे पूरे ग्रिड को ठप कर देता है? होता यह है कि ये बॉम्ब हवा में बहुत ही बारीक, मतलब अल्ट्रा फाइन कार्बन या ग्रेफाइट फिलामेंट्स फैलाता है। आप सोचिए जैसे कंडक्टिव रेशों का एक बादल सा बन जाता है। और ये फिलामेंट्स जो हैं, ये बिजली के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, मतलब गुड कंडक्टर्स। अच्छा। तो जब ये हवा में फैलकर हाई वोल्टेज पावर लाइंस पर, इंसुलेटर्स पर और जो सबस्टेशंस के सर्किट्स होते हैं उन पर बैठते हैं, तो ये फौरन शॉर्ट सर्किट्स पैदा कर देते हैं। ओह, मतलब एक तरह से पूरे सिस्टम को ओवरलोड करके ट्रिप कर देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक साथ कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट्स होते हैं तो पूरा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम ही बैठ जाता है और नतीजा बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट। और क्योंकि कोई बड़ा धमाका नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं गिरता, तो कई बार ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि ये हमला था या कोई टेक्निकल फॉल्ट। हाँ, अब चाइना ने इसका अपना एक नया वर्जन दिखाया है। इसे बनाया है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, यानी CASC ने। इसमें क्या खास बात है? हाँ, CASC जो कि एक स्टेट बैक्ड कंपनी है, उसने जो मॉडल दिखाया है वो उसे बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज करीब 290 किलोमीटर बताई जा रही है और पेलोड कैपेसिटी लगभग 490 किलो। 490 किलो पेलोड? हाँ, और इसमें करीब 90 अलग अलग सिलिंड्रिकल कैनिस्टर्स होते हैं जिनमें ये ग्रेफाइट भरा होता है। ये हवा में खुलते हैं और अंदाजन 10,000 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में ग्रेफाइट फैला देते हैं। 10,000 स्क्वायर मीटर, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। मतलब सबस्टेशंस, ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसमिशन लाइंस, कंट्रोल हब्स सब इसकी चपेट में आ सकते हैं। बिल्कुल, ये क्रिटिकल नोड्स को टारगेट कर सकता है और इसे मौजूदा वर्जन से एडवांस्ड इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये चाइना के अपने बेडू नेविगेशन सिस्टम से जुड़ा है। अच्छा, मतलब नेविगेशन सिस्टम से जुड़ा होने के कारण इसकी टारगेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा प्रिसाइज है। हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा सटीकता से क्रिटिकल नोड्स को निशाना बना सकता है, जो इसे और खतरनाक बनाता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी एकदम नई नहीं है ना, इतिहास में इसका इस्तेमाल पहले भी हुआ है। हाँ, बिल्कुल, ये कोई नई चीज नहीं है। यूएस ने इसे 1991 के गल्फ वॉर में इराक के खिलाफ इस्तेमाल किया था। कहते हैं कि वहां की करीब 85% बिजली सप्लाई बंद हो गई थी। फिर 1999 में कोसोवो वॉर के दौरान नेटो ने सर्बिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। उससे सर्बिया का लगभग 70% पावर ग्रिड ठप हो गया था। 70%? और उसका असर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, पावर ग्रिड ठप होने से उनके रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो गए थे। ये सीधा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस की तरफ इशारा करता है। और यहीं पर यूपीएससी के लिहाज से एक बहुत अहम सवाल बनता है, खासकर जीएस पेपर 3 के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील करता है। सवाल यह है, blackout bombs represent a shift towards non-kinetic warfare, blurring the lines of conventional conflict. Discuss the strategic implications of such weapons, particularly in the context of asymmetric warfare. Blackout bomb गैर-काइनेटिक युद्ध की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पारंपरिक संघर्ष की रेखाओं को धुंधला करते हैं। ऐसे हथियारों के रणनीतिक निहितार्थों पर चर्चा करें, खासकर असमित युद्ध के संदर्भ में। ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। देखिए, इसमें जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है वो काफ़ी फैसिनेटिंग है, क्योंकि इसमें सीधा किनेटिक हमला या जन हानि नहीं होती। इसे तकनीकी रूप से एक्ट ऑफ वॉर कहना मुश्किल हो जाता है ना। ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने से पहले, मतलब लड़ाई बढ़ने से पहले, दुश्मन देश की कैपेसिटी को पैरालाइज कर सकता है। मतलब बिना लड़े ही दुश्मन को कमजोर कर देना। एग्जैक्टली।
और इसीलिए ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए एक बहुत पोटेंट हथियार बन जाता है। मतलब जहां एक तरफ की मिलिट्री पावर शायद कम हो, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है, बिना पारंपरिक लड़ाई के। और ताइवान के लिए इसे एक बड़ा खतरा क्यों बताया जा रहा है? हाँ, ताइवान के केस में ये इसलिए बड़ा खतरा है क्योंकि उनका पावर ग्रिड बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। मतलब कुछ ही मेन नोड्स पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ऐसे सेंट्रलाइज्ड ग्रिड्स ब्लैकआउट बॉम्ब्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। एक हमला उनके रेडार, डिफेंस सिस्टम्स, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन सब ठप कर सकता है। और सोचिए जनता में कितना पैनिक फैल सकता है। सही बात है। अब आते हैं भारत पर। एक तो ये चिंता कि क्या ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों तक पहुंच सकती है, मतलब प्रोलिफरेशन का खतरा। देखिए, प्रोलिफरेशन का खतरा तो हमेशा रहता है, खासकर ऐसी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज के मामले में। और पड़ोसी देशों के संदर्भ में ये चिंता और बढ़ जाती है। और दूसरा सवाल, भारत के पास इसके खिलाफ क्या बचाव है? क्या कोई डिफेंस सिस्टम है? देखिए, सच कहूं तो फिलहाल कोई 100% इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ पोटेंशियल काउंटर मेजर्स हैं जिन पर काम किया जा सकता है या किया जा रहा होगा। एक तो है पावर ग्रिड्स की हार्डनिंग, मतलब उन्हें फिजिकली ज्यादा मजबूत और सिक्योर बनाना, जैसे कंक्रीट एनक्लोजर्स बनाना या प्रोटेक्टिव शेड्स लगाना क्रिटिकल इक्विपमेंट के आसपास। अच्छा, हार्डनिंग के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? दूसरा महत्वपूर्ण कदम है पावर नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज करना। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स हों ताकि किसी एक हिस्से पर हमले से पूरा ग्रिड ठप ना हो जाए। फिर फास्ट रिएक्शन सर्किट ब्रेकर्स लगाए जा सकते हैं जो शॉर्ट सर्किट्स को बहुत तेजी से डिटेक्ट करके उस हिस्से को आइसोलेट कर दें। एयर फिल्ट्रेशन या शील्डिंग सिस्टम्स डेवलप करना भी एक पॉसिबिलिटी है जो इन ग्रेफाइट पार्टिकल्स को सेंसिटिव इक्विपमेंट तक पहुंचने से रोकें। और हाई लेवल इंसुलेशन का इस्तेमाल करना, हालांकि ये काफी महंगा सोल्यूशन है। और एयर डिफेंस का क्या रोल है इसमें? वो भी जरूरी है। अपने एयर डिफेंस और इंटरसेप्टर कैपेबिलिटीज को लगातार अपग्रेड करते रहना होगा ताकि ऐसी मिसाइल्स को लॉन्च होते ही या रास्ते में ही रोका जा सके। तो मतलब एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स भी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस भी और शायद डिटरेंस भी। से सोचना होगा। और डिटरेंस के लिए खुद ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करना भी एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकता है ताकि कोई दूसरा देश ऐसा हमला करने से पहले सोचे। ग्रिड रेजिलियंस को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू उभरता है जिस पर मेंस में सवाल बन सकता है। ये जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी चैलेंजेस दोनों से जुड़ा है। सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, India's critical infrastructure, particularly the power grid, faces emerging threats like blackout bombs. Analyze the vulnerabilities and suggest comprehensive measures, including technological, policy, and strategic steps to enhance grid resilience against such non-lethal but crippling attacks. भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से पावर ग्रिड, को ब्लैकआउट बॉम्ब जैसे उभरते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। कमजोरियों का विश्लेषण करें और इस तरह के गैर घातक लेकिन अपंग करने वाले हमलों के खिलाफ ग्रिड लचीलापन बढ़ाने के लिए तकनीकी, नीतिगत और रणनीतिक कदमों सहित व्यापक उपाय सुझाएं। हाँ, और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पावर ग्रिड ठप होने का असर सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं रहता। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका बहुत गंभीर असर पड़ता है। सोचिए, हॉस्पिटल्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो, कम्युनिकेशंस सब रुक जाएगा। इससे सिविल अनरेस्ट का खतरा भी पैदा हो सकता है। और जरा इमेजिन कीजिए कि अगर इसे साइबर फिजिकल अटैक्स के साथ कंबाइन कर दिया जाए, मतलब साइबर अटैक से ग्रिड को डिसेबल करो और फिर ब्लैकआउट बॉम्ब से फिजिकल डैमेज करो, तो असर कितना विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि चाइना का यह कदम सिर्फ एक नए हथियार का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये भविष्य के नॉन लीथल और एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स की तैयारी का एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। ये वाकई ग्लोबल पावर डायनामिक्स को बदलने की क्षमता रखता है और भारत को निश्चित रूप से इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। ये एक वेकअप कॉल है। सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य के युद्ध सिर्फ मैदानों पर ही नहीं, बल्कि हमारे शहरों के पावर स्विच पर लड़े जाएंगे? ये रहा आज का सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। Which of the following correctly explains the working mechanism of a blackout bomb? 1. It emits EMP waves to destroy electronics. 2. It releases graphite filaments to short-circuit power lines. 3. It explodes with high heat to melt transformers. 4. It cuts optical fiber cables underground. अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें।
अगर आपको ये चर्चा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये चर्चा आप काम करते हुए भी सुन सकते हैं ताकि आप यूपीएससी रेडी रहें 24/7। शॉर्ट नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगली चर्चा में एक और जरूरी जियोपॉलिटिकल मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।